दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद पे। पश्चिमी एशिया में भौगोलिक क्षेत्र है जिसे आमतौर पर इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और कुछ जॉर्डन के हिस्सों को मिला के एक भौगोलिक क्षेत्र बनता है जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है। करीब 4000 वर्ष पहले अब्राहम के पोते यहूदा के नाम पर बने यहूदियों को न कभी अपने देश बनाने की सूझी और न ही कभी ज़रूरत पड़ी। इसकी दो वजह रही। पहली वजह तो ये कि यहूदी धर्म में ही भौगोलिक राष्ट्र की अवधारणा न होना, और दूसरी वजह ये थी कि अगर हम एक देश बनाने का आह्वान करते हैं और एक नारा देते हैं तो जो दुनिया भर में यहूदी फैले हैं उनके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाएगा, और जो लोग बाहर काम धंधे में लगे हैं उनको परेशानियां बढ़ जाएंगी, जो लोग मजदूरी में लगे हैं उनको मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो 1897 में पहला यहूदीवादी सम्मेलन हुआ। अब यहाँ फर्क समझने की जरूरत है कि यहूदी और यहूदीवाद में उतना ही अंतर है जितना हिंदू और हिंदूवाद में है, जितना इस्लाम और तालिबान में है। ज़्यादातर यहूदियों ने इस सम्मेलन के आयोजन का विरोध किया। विरोध इतना मुखर और तीखा था कि ये सम्मेलन सबसे घनी यहूदी आबादी वाले जिस म्यूनिख शहर में होना था वहाँ यहूदियों ने इसे होने नहीं दिया। आयोजकों को स्विट्जरलैंड के शहर बासेल में ये सम्मेलन करना पड़ा और यहूदियों ने अपना देश बनाने का प्रस्ताव उस सम्मेलन में पारित किया। और पहले हुए इस जियोनिस्ट सम्मेलन में का स्पॉन्सरशिप साम्राज्यवाद में कुल आबादी 6 लाख थी। इसमें 95% अरब थे, और अरब सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, उसमें ईसाई भी शामिल थे, और लगभग 5% यहूदी थे। उस जमाने में फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य या मोटा मोटी कहें तो तुर्की साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। पहले विश्व युद्ध में विजेता गठबंधन ने इस साम्राज्य को बिखेर। युद्ध के बाद हिटलर के नरसंहारों का शुरुआती और निर्मम निशाना बने यहूदियों के प्रति उपजी हमदर्दी का फायदा राज्यवादी गिरोहों ने उठाया, और 1947 में नए देश के लिए जमीन का एक हिस्सा देने की बात 1948 में इन्हीं जियोनिस्टों या यहूदीवादियों ने दुनिया भर के यहूदीवादियों को इकट्ठा करने का नारा दिया, और ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रिया आदि देशों के हथियारों की मदद और सैन्य शक्ति के साथ फिलिस्तीन में युद्ध छेड़ दिया। और इस लड़ाई के बाद 14 मई 1948 को एक देश का जन्म हुआ, और उस देश का नाम इजराइल। युद्ध में आधी से ज्यादा करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनी आबादी शरणार्थी बन गई। अब इन शरणार्थियों की तादाद 35 से 40 लाख है, और उसे उस वक्त की सारी दुनिया ने धिक्कारा। अल्बर्ट आइंस्टीन को इस नए देश इजराइल का दूसरा राष्ट्रपति बनाने का न्योता दिया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। घटना के पीछे के कारणों का हम थोड़ा पता करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई सैकड़ों निंदाओं, आलोचनाओं, भर्त्सनाओं के बावजूद इजराइल की बर्बर गुंडागर्दी और बाकी जमीन पर बस्तियां बसाने, समझौतों सहित दर्जन भर अंतर्राष्ट्रीय करारों और 50 आपसी करारों को इजराइल द्वारा बार बार तोड़ने के पीछे भी कई कारण हैं, और इस कारण का नाम है साम्राज्यवादी लूट की मंशा पर कब्जा करने की हवस। पहले हुई जियोनिस्ट कांग्रेस के स्पॉन्सर और फाइनेंसर भी उस वक्त के साम्राज्यवादी देश ही थे। 1948 के हमले के रणनीतिकार थे ब्रिटेन और अमेरिका। उसके बाद से जारी सारे हमलों में इजराइल का संरक्षक मददगार संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने पूरे इतिहास में जितने प्रस्ताव इजराइल की करतूतों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ पारित किए हैं उतने किसी और मामले में कभी नहीं किए। संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन की समस्या को लेकर जब जब भी वोटिंग हुई है तब तब ज्यादातर मामलों में इजराइल के पक्ष में सिर्फ एक वोट पड़ा है, और वह भी अमेरिका का एक ही मत रहा है, वो रहा है इजराइल के पक्ष देना। जरा से फिलिस्तीन को खंड खंड करके उस भूभाग में इजराइल को स्थापित करने में साम्राज्यवादियों की इतनी दिलचस्पी क्यों है? सिंपल सी बात है, दुनिया पर कब्जा जमाने के लिहाज से इस जगह का रणनीतिक बहुत महत्व है। एशिया और अरब देशों की छाती पर सवार रहने के लिए यह जगह बहुत मुफीद जगह है। उस पर प्राकृतिक तेल और गैस का अपरिमित भंडार भी है यहाँ, इसलिए तेल अबीब और पश्चिम यरूशलेम में चौकी कायम करना उनके लिए धंधे का सवाल है।
कुछ लोग मरते हैं तो मरें, अंतर्राष्ट्रीय कानून कुचलते हैं तो कुचल जाएं। ठीक यही कारण है कि भारत की जनता हमेशा से इजराइल की बर्बरता के खिलाफ फिलिस्तीन की जनता और उसके मुक्ति आंदोलन के साथ रही है। उसने साम्राज्यवाद को भुगता है, इसलिए फिलिस्तीन की जनता का दर्द जानती है। गांधी से लेकर कम्युनिस्टों तक, नेहरू से लेकर पटेल तक और जयप्रकाश से लेकर चौधरी चरण सिंह तक साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाली सारी धाराएं फिलिस्तीनी जनता के मुक्ति के आंदोलन के साथ रही हैं और आज भी हैं। सिर्फ वही लोग इजराइल के साथ हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य में माफी मांगने का काम करते थे। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के विरुद्ध आए प्रस्तावों पर भारत तटस्थ रहा है। सैकड़ों देश इजराइल की निंदा करते रहे हैं, मगर हम 135 करोड़ आबादी वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्र कभी ट्रंप तो कभी ओबामा का मुंह देखते रहे हैं। इजराइल के हमलों के खिलाफ आवाज उठाना क्यों जरूरी है? इजराइल की यह बर्बरता सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और पारित किए गए विभिन्न प्रस्तावों को अंगूठा दिखाती है। इन मामलों के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। मौजूदा सरकार की चुप्पी शर्मनाक है। यह भारत की आम स्वीकृति वाली विदेश नीति का निषेध है। सरकारें जब विफल होती हैं तो जनता को आगे आना होता है। इसलिए जनता और उसके संगठनों को फिलिस्तीन की मदद के लिए आवाज उठानी होगी। आवाज उठानी होगी फिलिस्तीनी जनता के हक के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए और सबसे बढ़कर दुनिया को खुद अपने जीने लायक बनाए रखने के लिए, क्योंकि भेड़िए सिर्फ एक ही जगह नहीं रुकते। और अंत में एक बात गांठ बांधने की है और वो ये है कि फिलिस्तीन पर हमलों का किसी भी तरह के धार्मिक विवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे सीधे फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर उसे अपना उपनिवेश बनाने की साजिश है। जिस पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के लिए हमला शुरू हुआ है, ऐतिहासिक शहर है, उस 1 किलोमीटर से भी कम दायरे में तीनों धर्मों के जन्म और उनके पैगंबरों के साथ जुड़ाव के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। ये यहूदी मान्यताओं के हिसाब से अब्राहिम यहीं के थे। ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई मान्यताओं के हिसाब से वो यहीं पे पुनर्जीवित हुए थे। मक्का मदीना के बाद इस्लाम का यह तीसरा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। इस्लाम धर्म की घोषणा यहीं हुई थी और इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से पैगंबर हजरत मोहम्मद यहीं से खुदा के पास गए थे।